घर में घुसते ही चंद्रिका के बिगड़े बिगड़े से तेवर देख रवि बाफने लगा था कि आज कुछ हुआ है, वरना रोज मुस्कुराकर स्वागत करने वाली चंद्रिका का चेहरा यूं उतरा हुआ न होता। लो दीदी का पत्र आया है। चंद्रिका के बड़े हुए हाथों पर सरसरी सी नजर डाल रवि बोला, रख दो, जरा कपड़े वपड़े तो बदल लो, पत्थर कहीं भागा जा रहा है क्या? चंद्रिका की हैरत भरी नजरों का मुस्कुराहट से जवाब देता हुआ रवि बाथरूम में घुस गया। चंद्रिका के उतरे हुए चेहरे का राज भी उस पर खुल गया था। रवि मन ही मन सोच कर मुस्कुरा उठा। सोच रही होगी कि आज मुझे हुआ क्या है। दीदी का पत्र हर बार की तरह झपट कर जो नहीं लिया। हर साल गर्मी की छुट्टियों में दीदी के आने का सिलसिला बहुत पुराना था, परंतु विवाह के 5 वर्षों में शायद ही ऐसा कभी हुआ हो जब उनके आने को लेकर चंद्रिका से उनकी जोरदार तकरार न हुई हो। बेचारी दीदी जो इतनी आस और प्यार के साथ अपने इकलौते छोटे भाई के घर थोड़े से मान और सम्मान की आशा लेकर आती थी, चंद्रिका के रूखे बर्ताव और उन दोनों के बीच होती तकरार से अब चंद दिनों में ही लौट जाती थी। दीदी से रवि का लगाव कम होता भी तो कैसे। दीदी 10 वर्ष की ही थी जब माँ रवि को जन्म देते समय ही उसे छोड़ दूसरी दुनिया की ओर चल दी थी। दीदी न होती तो मेरा क्या होता, यह सोचकर ही उसकी आंखें भर उठती। दीदी उसकी बड़ी बहन बाद में थी, माँ जैसी पहले थी। कैसे भूल जाता रवि बचपन से लेकर जवानी तक के उन दिनों को जब कदम कदम पर दीदी ममता और प्यार की छाया ले उसके साथ चलती रही थी। दीदी तो विवाह भी न करती, परंतु रिश्तेदारों के तानों और बेटी की बढ़ती उम्र से चिंतित पिताजी के चेहरे पर बढ़ती झुर्रियों को देखने के बाद रवि ने अपनी कसम देकर दीदी को विवाह के लिए मजबूर कर दिया था। उनके विवाह के समय वह बीए में आया ही था। विवाह के बाद भी बेटे की तरह पाले भाई की तड़प दीदी के अंदर से गई नहीं थी। उसकी जरा सी खबर पाते ही दौड़ी चली आती। वह भी उनके जाने के बाद कितना अकेला हो गया था। यह तो अच्छा हुआ कि जीजाजी अच्छे स्वभाव के थे, दीदी की तड़प समझते थे, भाई बहन के प्यार के बीच कभी बाधा ही नहीं बने थे। चंद्रिका को भी तो वही ढूंढ कर लाई थी। उन दिनों की याद से रवि मुस्कुरा उठा। दीदी उसके विवाह की तैयारी में बावरी हो उठी थी। ऐसा भी नहीं था कि चंद्रिका को इन बातों की जानकारी न हो। विवाह के शुरुआती दिनों में ही सारी राम कहानी उसने सुना दी थी। विवाह के बाद जब पहली बार दीदी आई थी तो चंद्रिका भी उनसे मिलने के लिए बड़ी उत्साहित थी और स्वयं रवि तो पागल सा हो गया था। आखिर उसके विवाह के बाद वह पहली बार आ रही थी। वह चाहता था भाई की सुखी गृहस्थी देखकर खिल उठे। पति के ढेरों आदेश निर्देश पाकर चंद्रिका का उत्साह कुछ कम हो गया था। वह कुछ सहम सी भी गई थी, परंतु रवि तो अपनी ही धुन में था। चाहे कुछ भी हो जाए, दीदी को इतना सम्मान और प्यार मिलना चाहिए कि उनकी ममता का जरा सा कर्ज तो वह उतार सके। दीदी के आने के बाद उन दोनों के बीच चंद्रिका कहीं खो सी गई थी। उन दोनों को अपने में ही मस्त पा उनके साथ बैठकर स्वयं भी उनकी बातों में शामिल होने की कोशिश करती, पर रवि ऐसा मौका ही नहीं देता। तब वह खींच कर रसोई में घुस खाना बनाने की कोशिश में लग जाती। मेहनत से बनाया गया खाना देखकर भी रवि उस पर नाराज हो उठता। यह क्या बना दिया पता नहीं है। दीदी को पालक पनीर की सब्जी अच्छी लगती है, शाही पनीर नहीं। फिर रसोई में काम करती चंद्रिका का हाथ पकड़कर बाहर ला खड़ा करता और कहता, आज तो दीदी के हाथ का बना हुआ ही खाऊंगा, वे कितना अच्छा बनाती हैं। तब भाई बहन चुगलबाजी करते हुए रसोई में मशगूल हो जाते और चंद्रिका बिना अपराध के ही अपराधी सी रसोई के बाहर खड़ी उन्हें देखती रहती। दीदी जरूर कभी कभी चंद्रिका को भी साथ लेने की कोशिश करती, लेकिन रवि अनजाने ही उनके बीच एक ऐसी दीवार बन गया था कि दोनों औपचारिकता से आगे कभी बढ़ ही न पाई थी। उस समय तो किसी तरह चंद्रिका ने हालात से समझौता कर लिया था, लेकिन उसके बाद जब भी दीदी आती वह कुछ तीखी हो उठती। सीधे दीदी से कभी कुछ नहीं कहा था, लेकिन रवि के साथ उसके झगड़े शुरू हो गए थे। दीदी भी शायद बाप गई थी, इसलिए धीरे धीरे उनका आना कम होता जा रहा था।
इस बार तो पूरे 1 वर्ष बाद आ रही थी। पिछली बार उनके सामने ही चंद्रिका ने रवि से इतना झगड़ा किया कि वे बेचारी 4 दिनों में ही वापस चली गई थी। जितने भी दिन वे रही, चंद्रिका ने बिस्तर से नीचे कदम न रखा। हमेशा सिरदर्द का बहाना बनाकर अपने कमरे में ही पड़ी रहती। एक दोपहर दीदी को अकेले काम में लगा देख बनबनाता हुआ रवि चंद्रिका से लड़ पड़ा था। तब वह तीखी आवाज में बोली थी, तुम क्या समझते हो, मैं बहाना कर रही हूँ। वैसे भी तुम्हें और तुम्हारी दीदी को मेरा कोई काम पसंद ही कब आता है। तुम दोनों तो बातों में मशगूल हो जाओगे, फिर मैं वहाँ क्या करूँगी। बढ़ते बढ़ते बात तेज झगड़े का रूप ले चुकी थी। दीदी कुछ बोली नहीं, पर दूसरे ही दिन सुबह रवि द्वारा मन्नतें करने के बाद भी चली गई थी। उनके चले जाने के बाद भी बहुत दिनों तक उन दोनों के संबंध सामान्य न हो पाए। दीदी के इस तरह चले जाने के कारण वह चंद्रिका को माफ नहीं कर पाया था। दोनों के बीच बढ़ते तनाव को देख अभी तक खामोशी से सब कुछ देख रहे पिताजी ने आखिरकार एक दिन रात को खाने के बाद टहलने के लिए निकलते समय उसे भी साथ ले लिया था। वे उसे समझाते हुए बोले थे, पति पत्नी के संबंध का अजीब ही कायदा होता है। इस रिश्ते के बीच किसी तीसरे की उपस्थिति बर्दाश्त नहीं होती है। लेकिन दीदी कोई गैर नहीं है। बीच में ही बात काटते हुए रवि का स्वर रोष से भर उठा था। बेटा, विवाह के बाद सबसे नजदीकी रिश्ता पति पत्नी का ही होता है। बाकी संबंध गौण हो जाते हैं। माना कि सभी संबंधों की अपनी अपनी अहमियत है, लेकिन किसी भी रिश्ते पर कोई रिश्ता हावी नहीं होना चाहिए, वरना कोई भी सुखी नहीं रहता है। तुम ही बताओ, इतनी कोशिशों के बाद भी क्या तुम्हारी दीदी खुश है। समझाते समझाते पिताजी सवाल सा कर उठे थे। तो मैं क्या करूं? चंद्रिका की खुशी के लिए उनसे सारे संबंध तोड़ लूं, या फिर दीदी के लिए चंद्रिका से? रवि असमंजस में था। आप तो जानते ही हैं कि दोनों ही मुझे कितनी प्रिय हैं। संबंध तोड़ने के लिए कौन कहता है? पिताजी धीरे से हंस पड़े थे, फिर गंभीर हो बोले, यह तो तुम भी जानते ही होगे कि चंद्रिका मन से बुरी या झगड़ालू नहीं है। मेरा कितना ख्याल रखती है, तुम्हारे लिए भी आदर्श पत्नी सिद्ध हुई है। फिर दीदी से ही उसकी क्या दुश्मनी है? रवि के इस सवाल पर थोड़ी देर तक उसे गहरी नजरों से देखने के बाद वे बोले, कोई दुश्मनी नहीं है। याद करो, पहली बार वह भी कितनी उत्साहित थी इस सब के लिए। अगर कोई दोषी है तो वह स्वयं तुम हो। मैं सीधे सीधे अपने को अपराधी पा रवि अचकचा उठा था। हाँ, तुम उन दोनों के बीच एक दीवार बनकर खड़े हो। कुछ करने का मौका ही कहाँ देते हो। आखिर वह तुम्हारी पत्नी है, वह तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार रहती है। लेकिन तुम हो कि अपनी बहन के आते ही उसके पूरे के पूरे व्यक्तित्व को ही नकार देते हो। पिताजी सांस लेने के लिए तनिक रुके थे। रवि सिर झुकाए चुपचाप बैठा किसी सोच में डूबा सा था। बेटा, मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हारी दीदी और तुम में इतना स्नेह है। भाई बहन से कहीं अधिक तुम दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त हो, पर अपनी दोस्ती की सीमाओं को बढ़ाओ। अब चंद्रिका को भी इसमें शामिल कर लो। यह उसका भी घर है, उसे तय करने दो कि वह अपने मेहमान का कैसे स्वागत करती है। विश्वास मानो, इससे तुम सब के बीच से तनाव और गलतफहमियों के बादल छट जाएंगे और तुम सब एक दूसरे के अधिक पास आ जाओगे। अंदर कितनी देर लगाओगे? चंद्रिका की आवाज सुन वह चौंक उठा। अरे, इतनी देर से मैं बाथरूम में ही बैठा हूँ। झटपट नहाकर वह बाहर निकल आया। चाय और गर्मागर्म नाश्ते की प्लेट उसका इंतजार कर रही थी। इस दौरान वे खामोश ही रहे, जूठे कप और प्लेटें समेटती। चंद्रिका की हैरत यह देख और बढ़ गई कि रवि पत्र को हाथ लगाए बगैर ही एक पत्रिका पढ़ने लगा है। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? चंद्रिका का चिंतित चेहरा देखकर अपनी हंसी को रवि ने मुश्किल से रोका। हाँ, ठीक है। क्यों? फिर अभी तक दीदी का पत्र क्यों नहीं पढ़ा? चंद्रिका के सवाल के जवाब में वह लापरवाही से बोला, तुमने तो पढ़ा ही होगा, खुद ही बता दो क्या लिखा है। वे कल दोपहर की गाड़ी से आ रही हैं। अच्छा। वह फिर पत्रिका पढ़ने में मशगूल हो गया। कुछ देर तक चंद्रिका वहीं खड़ी गौर से उसे देखती रही, फिर कमरे से बाहर निकल गई। दूसरे दिन रविवार था। सुबह सुबह रवि को अखबार में खोया पाकर चंद्रिका बहुत देर तक खामोश न रह सकी। दीदी आने वाली है, तुम्हें कुछ ख्याल भी है? पता है? अखबार में नजरें जमाए हुए ही वह बोला।
खाक पता है। चंद्रिका झुंझुला उठी थी। कुछ सामान वगैरह लाना है या नहीं? घर तुम्हारा है, तुम जानो। उसकी झुंझुलाहट पर वह खुद मुस्कुरा उठा। कुछ देर तक उसे घूरने के बाद पैर पटकती हुई चंद्रिका थैला और पर्स लेकर बाहर निकल गई। जब वह लौटी तो बारी थैले के साथ पसीने से तरबतर थी। रवि आश्चर्यचकित था। वह दीदी की पसंद की एक एक चीज छांट कर लाई थी। दोपहर के खाने में क्या बनाऊं? सवालिया नजरों से उसे देखते हुए चंद्रिका ने पूछा। तुम जो भी बनाओगी लाजवाब ही होगा, कुछ भी बना लो। रवि की बात सुन चंद्रिका उसे यूं घूर कर देखा जैसे उसके सिर पर सींग उग आए हो। दोपहर से पहले ही वह खाना तैयार कर चुकी थी। रवि की तेज नजरों ने देख लिया था कि सभी चीजें दीदी की पसंद की ही बनी है। वास्तव में वह मन ही मन पछता भी रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि उसके बचकाने व्यवहार की वजह से ही दीदी और चंद्रिका इतने समय तक अजनबी बन परेशान होती रही। ट्रेन का टाइम हो रहा है, स्टेशन जाने के लिए कपड़े निकाल दूं। चंद्रिका अपने अगले सवाल के साथ सामने खड़ी थी। अपने को व्यस्त सा दिखाता रवि बोला, उन्हें रास्ता तो पता है, ऑटो लेकर आ जाएंगी। तुम्हारा दिमाग तो सही है। कुछ देर से जमा हो रहा लावा अचानक ही फूट कर बह निकला था। पता है न कि वह अकेली आ रही है। लेने नहीं जाओगे तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। आखिर तुम्हें हुआ क्या है? अच्छा बाबा, जाता हूँ, पर एक शर्त है, तुम भी साथ चलो। मैं हैरत में पड़ी चंद्रिका बोली, मैं तुम दोनों के बीच क्या करूँगी? फिर मैं भी नहीं जाता। उसे अपनी जगह से टस से मस न होता देख आखिर चंद्रिका ने भी हथियार डाल दिए। अच्छा उठो, मैं भी चलती हूँ। चंद्रिका को साथ आया देख दीदी पहले तो हैरत में पड़ी, फिर खिल उठी। शायद पिछली बार के कटु अनुभव ने उन्हें भयभीत कर रखा था। स्टेशन पर चंद्रिका को भी देख एक पल में सारी शंकाएं दूर हो गई। वे खुशी से पैर छूने को झुकी चंद्रिका के गले से लिपट गई। रवि सोच रहा था, इतनी अच्छी तरह से तो वह घर में भी कभी नहीं मिली थी। किस सोच में डूब गई। दीदी का खिलखिलाता स्वर उसे गहरे तक खुशी से भर गया। सामान उठाकर वह आगे आगे चल दिया। चंद्रिका और दीदी पीछे पीछे बतियाती हुई आ रही थी। खाने की मेज पर भी रवि कम बोल रहा था। चंद्रिका ही आग्रह कर करके दीदी को खिला रही थी। हर बार चंद्रिका के अबोलेपन की स्थिति से शायद माहौल तनावयुक्त हो उठता था। इसलिए दीदी अब जितनी सहज व खुश लग रही थी उतनी पहले कभी नहीं लगी थी। खाने के बाद वह उठकर अपने कमरे में आ गया। वे दोनों बहुत देर तक वहीं बैठी बातों में जुटी रही। कुछ देर बाद चंद्रिका कमरे में आकर दबे स्वर में बोली, यहाँ क्यों बैठे हो? जाओ दीदी से कुछ बातें कर लो। तुम हो ना, मैं कुछ देर सोऊंगा। कहते कहते रवि ने करवट बदल कर आंखें मूंद ली। रात के खाने की तैयारी में चंद्रिका का हाथ बटाने के लिए दीदी भी रसोई में आ गई। रवि टीवी खोल कर बैठा था। रवि की तबीयत ठीक नहीं है क्या? रसोईघर से आता दीदी का स्वर सुन रवि के कान चौकन्ने हो गए। पल भर की खामोशी के बाद चंद्रिका का स्वर उभरा, नहीं तो आजकल ऑफिस में काम अधिक होने से ज्यादा थक जाते हैं, इसलिए थोड़े खामोश हो गए हैं। आपको बुरा लगा क्या? अरे नहीं, इसमें बुरा मानने की क्या बात है। वैसे भी तुम्हारा साथ ज्यादा भला लग रहा है। पहली बार ऐसा लग रहा है कि अपने मायके आई हूँ। माँ तो थी नहीं जिनसे यहाँ आने पर मायके का एहसास होता। पिताजी और बाई का मान दुलार था तो, पर असली मायके का एहसास तो माँ या भौजाई के प्यार और मनुहार से ही होता है। दीदी मुझे माफ कर दीजिए, चंद्रिका ने होले से कहा। मैंने आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, ऐसी बात नहीं है। हमने तुम्हें अवसर ही कहाँ दिया था कि तुम अपना अच्छा या बुरा व्यवहार सिद्ध कर सको। खैर छोड़ो, इस बार जैसा सुकून मुझे पहले कभी नहीं मिला। दीदी का स्वर संतुष्टि भरा था। टीवी के सामने बैठे रवि का मन भी दीदी की खुशी और संतुष्टि देख चंद्रिका के प्रति प्यार और गर्व से भर उठा था। सुबह उसके उठने से पहले ही दीदी और चंद्रिका उठकर काम के साथ साथ बातों में व्यस्त थी। रात को भी रवि तो सो गया था। वे दोनों जाने कितनी देर तक एक साथ जागती रही थी। जाने उनके अंदर कितनी बातें दबी पड़ी थी जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। रवि को एक बार फिर अपनी मूर्खता पर पछतावा हुआ। बिस्तर से उठकर वह ऑफिस जाने की तैयारी में लग गया। कहाँ जा रहे हो? शीशे के सामने बाल संवार रहे रवि के हाथ अचानक चंद्रिका को देख रुक गई। ऑफिस।
दीदी आई है। फिर भी चंद्रिका की हैरानी वाजिब थी। दीदी के लिए रवि पहले पूरे वर्ष की छुट्टियां बचा के रखता था। जितने भी दिन वह रहती, वे उन्हें घुमाने फिराने के लिए छुट्टियां लेकर घर बैठा रहता था। छुट्टी क्यों नहीं ले लेते हो? हम सब घूमने चलेंगे, चंद्रिका जोर देते हुए बोली। नहीं, इस बार छुट्टियां बचा रहा हूँ। शरारत भरी नजर चंद्रिका के चेहरे पर डालता हुआ रवि बोला। क्यों? चंद्रिका के सवाल के जवाब में उसने उसे अपने पास खींच लिया। क्योंकि इस बार मैं तुम्हें मंसूरी घुमाने ले जा रहा हूँ। अभी छुट्टियां ले लूंगा तो बाद में नहीं मिलेंगी। चंद्रिका की आंखें भीग उठी थी। शायद वह विश्वास नहीं कर पा रही थी कि रवि की जिंदगी और दिल में उसके लिए भी इतना प्यार छुपा हुआ है। अपने को संभाल, आंखें पूछती हुई वह लाड भरे स्वर में बोली। मंसूरी जाना क्या दीदी से अधिक जरूरी है? मुझे कहीं नहीं जाना, तुम्हें छुट्टी लेनी ही पड़ेगी। अच्छा, ऐसा करता हूँ, सिर्फ आज की छुट्टी ले लेता हूँ, वह समझौते के अंदाज में बोला। लेकिन इसके बाद जितने भी दिन दीदी रहेगी तुम ही उनके साथ रहोगी। मैं अकेले? चंद्रिका घबरा रही थी। मुझसे फिर कोई गलती हो गई तो क्या हुआ? उसे सुधार लेना। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, मन ही मन सोचता जा रहा था रवि। मैं भी तो अपनी गलती ही सुधार रहा हूँ। वह रवि की प्यार और विश्वास भरी निगाहों को पल भर देखती रही, फिर हंस कर बोली। अच्छा, अब छोड़ो, चल कर कम से कम आज की पिकनिक की तैयारी करो। दीदी पूरे 15 दिन के लिए रुकी थी। चंद्रिका और उनके बीच संबंध बहुत मधुर हो गए थे। इस बार पिताजी भी अधिक खुश नजर आ रहे थे। दीदी के जाने का दिन जो नजदीक आ रहा था, चंद्रिका उदास होती जा रही थी। आखिरकार जीजाजी के बुलावे के पत्तर ने उनके लौटने की तारीख तय कर दी। दौड़ी दौड़ी चंद्रिका बाजार जाकर दीदी के लिए साड़ी और जीजाजी के लिए कपड़े खरीद लाई थी। तरह तरह के पापड़ और अचार दीदी के मना करने के बावजूद उसने बांध दिए थे। शाम की ट्रेन थी। चंद्रिका दीदी के लिए तरह तरह की चीजें बनाने में व्यस्त थी। रवि सामान पैक करती दीदी के पास आ बैठा। दीदी ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। अब तुम कब आ रहे हो चंद्रिका को लेकर? आऊंगा दीदी, जल्दी ही आऊंगा। बैठी हुई दीदी की गोद में वह सिर रख लेट गया। तुम नाराज तो नहीं हो ना? किस लिए? उसके बालों में हाथ फेरती हुई दीदी एकाहक ही उसकी बात सुन हैरत में पड़ गई। मैं तुम्हारे साथ पहले जितना समय नहीं बिता पाया ना, रवि बोला। नहीं रे, बल्कि इस बार मैं यहाँ जितनी खुश रही हूँ उतनी पहले कभी नहीं रही। चंद्रिका के होते मुझे किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं हुई। एक बात बताऊं, मुझे बहुत डर लगता था। तेरे इतने प्यार जताने के बाद भी लगता था मेरा भाई मुझसे अलग हो जाएगा। कभी कभी सोचती शायद मेरे आने की वजह से ही चंद्रिका और तुम्हारे बीच झगड़ा होता है। तुझे देखने के लिए मन ना तड़पता तो शायद यहाँ कभी आती ही नहीं। चंद्रिका के इस बार के अच्छे व्यवहार ने मुझे एहसास दिलाया है कि भाई तो अपना होता ही है, पर भौजाई को भी अपना बनाना पड़ता है, क्योंकि वह अगर अपनी न बने तो धीरे धीरे भाई भी पराया हो जाता है। आज मैं सुकून महसूस कर रही हूँ। चंद्रिका जैसी अच्छी भौजाई के होते मेरा भाई कभी पराया नहीं होगा। इन सब से भी बढ़कर पता है उसने क्या दिया है मुझे? क्या? मेरा मायका, जो मुझे पहले कभी नहीं मिला था। चंद्रिका ने मुझे वह सब दे दिया है। दीदी की आंखें बरस उठी थी। चंद्रिका ने यह जो एहसान मुझ पर किया है, इसका कर्ज मैं कभी नहीं चुका पाऊंगी। खाना तैयार है। चंद्रिका कब कमरे में आई पता ही नहीं चला, लेकिन उसकी भीगी भीगी आंखें बता रही थी कि वह बहुत कुछ सुन चुकी थी। गौरव से निहारती रवि की आंखों में जाग चंद्रिका बोली, कैसे भाई हो? पता नहीं, आज सुबह से दीदी ने कुछ नहीं खाया। चलो, खाना ठंडा हो रहा है। दीदी को ट्रेन में बिठा रवि उनका सामान व्यवस्थित करने में लगा हुआ था। चंद्रिका दीदी के साथ ही बैठी उन्हें दशहरे की छुट्टियों में आने के लिए मना रही थी। हमेशा उतरे मुंह से वापस जाने वाली दीदी का चेहरा इस बार चमक रहा था। ट्रेन की सीटी की आवाज के साथ ही रवि ने कहा, उतरो चंद्रिका, ट्रेन चलने वाली है। चंद्रिका दीदी से लिपट गई। जल्दी आना और जाते ही पत्र लिखना। अब पहले तुम दोनों मेरे घर आना। भीगी आंखों के साथ दीदी मुस्कुरा रही थी। उनके नीचे उतरते ही ट्रेन ने सरकना शुरू कर दिया। दीदी पत्र जरूर लिखना। दोनों अपने अपने रुमाल हिला रही थी। ट्रेन गति पकड़ स्टेशन से दूर होती जा रही थी।
चंद्रिका ने पलटकर रवि की तरफ देखा। रवि की गर्व भरी आंखों को निहारती चंद्रिका की आंखें भी चमक उठी थी। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहानी को पूरी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।